ये करेक्शन कर लीजिएगा, Q इक्वल टू एम सी डेल टी में डायरेक्ट Q ऊपर है और M और डेल टी दोनों नीचे आएंगे, तो M तो कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर T माइनस टू K माइनस वन, ये स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन हो जाएगी जी। तो हीट की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग होता है चेंज इन हीट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो यार चेंज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हीट की डायमेंशन ML स्क्वायर T माइनस टू टाइम की T डिवाइड कर दीजिए, बस ये T ऊपर जाके मजीद माइनस हो जाएगा। विंड कांस्टेंट होता है लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, लैम्डा की ऑफ कोर्स लेंथ है तो डायमेंशन L होगी, टेम्परेचर की K होगी, L के। एक हमारा स्टीफन कांस्टेंट होता है एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर की पावर 4, तो एनर्जी का तो यार बार बार इस्तेमाल हो ही रहा है, ML स्क्वायर T माइनस के, ठीक है बेटा, डिवाइड बाई K की पावर 4। अब कुछ बड़ी अहम चीज़ें, इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन, अब इनके डायमेंशन एग्जाम में आ जाते हैं। अब ऊपर Q है, नीचे एरिया है और टाइम है, तो Q की तो वही ML स्क्वायर T माइनस टू, एरिया की L स्क्वायर टाइम की T, जो भी कट रहा है काट दो। और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है चेंज इन थीटा यानी कि टेम्परेचर डिवाइड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो कोई भी लेंथ हो हमेशा डायमेंशन क्या होगी, L होगी, तो यानी K अपॉन L, और हमें पता है डायमेंशन को हम अपॉन में नहीं लिखते, अगले स्टेप में L ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा KL माइनस वन। एक MCQs ये भी आता है कि फाइंड CV इन द टर्म्स ऑफ RN गैमा, R बता चुका हूँ, मोलर गैस कांस्टेंट की बात हो रही है, तो देखो CV इन द टर्म्स ऑफ RN गामा ये होता है CV इक्वल टू R अपॉन गैमा माइनस वन, और CV हो जाता है गैमा इंटू R अपॉन गैमा माइनस वन। अब देखो ये तो याद रखना बड़ा आसान है यार, क्योंकि देखो गैमा था CP अपॉन CV, तो अगर देखो तो CV उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, CV हो जाएगा गैमा इंटू CV, और आपको CV की रिलेशन याद है तो उसी को गैमा से मल्टीप्लाई कर दो, CR की आ जाएगी। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एग्जाम में सवाल आता है, CV इन द टर्म्स ऑफ RN गैमा एंड CP इन द टर्म्स ऑफ RN गैमा, बड़ी तगड़ी MCQs रिलेशन। CP माइनस CV इक्वल टू, CV से मुराद मोलर गैस है कांस्टेंट प्रेशर, CV से मुराद मोलर गैस है कांस्टेंट वॉल्यूम, और R किसको कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आखिर इनकी रिलेशन आपस में होती क्या है, तो देखो मोनो एटॉमिक गैस का CV हमेशा बराबर होगा 3/2R के, और CP होगा 5/2। वेट अ मिनट, आप बोलो सर हम भूल जाएं, अरे क्यों भूलोगे यार, इन दोनों रिलेशन में हमेशा कितने का फ़र्क होता है, R का, अगर ये R प्लस कर दो, ठीक है, 3/2 में 1 प्लस करो तो क्या होगा, 5/2 ही होगा। इसी तरह डाई में CV होगा 5/2R और ये होगा 7/2R। बायो वाले अच्छी तरह सुन लो कि अपॉन में 2 का मतलब है कि अगर 1 का फ़र्क है ना वैल्यू में, तो ये ऊपर 2 ही एडअप हो जाएगा, 5/2R, और ये 5/2R है तो ये हो जाएगा 7/2R। और यहाँ देखो जैसे कि ये तो बड़ा सिंपल था, 3R है तो ये 4R है, हमेशा CP CV से R की यानी 1R बड़ा होगा। अब देखो अगर हमें गैमा निकालना है तो गैमा का फार्मूला होता है CP अपॉन CP हमारा जो है वो 5/2 है, ये 3/2 है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5/3 1.66। और इसी तरह डाई के लिए गैमा 1.4 है, क्यों भाई, 7/2 को 5/2 से डिवाइड कर दो, और पोली के लिए 4R अपॉन 3R 1.3। अब एक और बड़ी अहम बात, ठीक है, बड़ी अहम तरीन बात, वो क्या है, वो ये है कि 1.44 है या 1.33 है, इसको कंटिन्यू आप डिवाइड करते रहते हैं, वैल्यूज़ आती रहती हैं, बहुत कुछ हमें पता चलता रहता है। अब 1.66 वैल्यू है, ये भी मेरे पास आ गई, ये भी आ गई, और कुछ हम इससे निकाल सकते हैं, जी हाँ बहुत कुछ निकाल सकते हैं। हमारे पास एक एक कॉन्सेप्ट हमें देखो यहाँ क्लियर करना है, वो मैं बताता हूँ। देखिए एग्जाम में एक बार सवाल आ गया था कि गैमा की वैल्यू 1.66 दी थी और कहा था कौन सी गैस है, एक ऑप्शन था हीलियम, एक था हाइड्रोजन, एक था CO2। वेट अ मिनट, 1.66 गैमा की वैल्यू तब होती है जब गैस क्या हो, मोनो एटॉमिक। हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से मोनो एटॉमिक कौन सी है, हाइड्रोजन या हीलियम,
तो करेक्ट आंसर है हीलियम। अच्छा जी, ऐसे एक बार सवाल दे दिया गया था कि हाइड्रोजन के लिए गैमा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन था 1.66, 1.4, 1.33। तो हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन तो डायटोमिक होती है और डायटोमिक में गैमा की वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है। और इसी तरह पोली एटॉमिक, कार्बन डाइऑक्साइड पोली एटॉमिक है, भाई दो से ज़्यादा होंगे तो पोली होंगे, इसमें हमेशा गैमा की वैल्यू क्या होगी, 1.33। तो देखो किसी भी तरह एमसीक्यूज आ चुकी है। आपको ये भी करते हैं कि भाई CV अगर 3/2 आ रहा है तो कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक है। CV अगर 5/2 आ रहा है तो डायटोमिक है। CV अगर 3 आ रहा है तो पोली एटॉमिक है। एक बार ये दे दिया था कि CV अगर 3 आ रहा है तो CP क्या होगा, भाई बड़ा आसान, R प्लस कर दो, 5/4R हो जाएगा। इसी तरह ये 5/2 आ रहा है, 5/2R में R प्लस करो, थोड़ी मेसी मैथ्स देखो, बड़ी आसान है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2R + 5R ऑफकोर्स 7R अपॉन 2। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। किस टॉपिक पे, इस वाले टॉपिक पे। एक और बड़ी अहम एमसीक्यूज होती है कि CV इन टर्म्स ऑफ R एंड गैमा। तो CV बराबर होती है R अपॉन गैमा माइनस 1 और CP होता है गैमा इंटू R अपॉन गैमा माइनस 1। ये सारे एमसीक्यूज पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पेपर में रिपीट। ये CP मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है CV मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम और R से मुराद मोलर गैस कांस्टेंट। याद रहे PV = nRT वाला जो R होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस पे तो यार पेपर में इतनी एमसीक्यूज आई हैं कि कोई हद नहीं है। जैसे कि देखो मोनो एटॉमिक गैस कोई होती है तो पूछते हैं उसके लिए CV की वैल्यू क्या होती है जी, 3/2R। CP की 5/2R और गैमा जो कि होता है CP/CV, मोनो के लिए होगा 1.6। अच्छा ऐसे भी पूछना है कि अगर गैमा की वैल्यू 1.6 है तो कौन सी गैस है जी, ऑफ कोर्स मोनो एटॉमिक। तो ये चार्ट बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। डायटोमिक के लिए CV 5/2R, CP 7/2R और गैमा ऑफ कोर्स CP को CV से डिवाइड करें 1.4 और पोली के लिए CV 3R, CP 4R और गैमा 1.3। देखो आप CV और CV इन टर्म्स ऑफ R एंड गैमा और CP भी इन द टर्म्स ऑफ R एंड गैमा। तो देखो ये बहुत आती है एमसीक्यूज और बड़ी खास एमसीक्यूज है। CV बराबर होता है कैपिटल R अपॉन गैमा माइनस 1, कैपिटल R अपॉन गैमा माइनस 1 और CP बराबर होता है गैमा कैपिटल R गैमा माइनस 1। देखो ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया ना, CP CV गैमा R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अक्सर लोग इसको नहीं कराते, जबकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंटर के टॉपिक में चूँकि नहीं शामिल, इसलिए इसको छुड़वा दिया जाता है, जबकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज भी बहुत आती है कि CV इन टर्म ऑफ R एंड गैमा, CP इन द टर्म्स ऑफ R एंड गैमा। हीट के टॉपिक में टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। फार्मूला होता है Q = mc∆T। अब डेयर C से मुराद होती है स्पेसिफिक हीट और एग्जाम में एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट हुई है वो ये हुई है कि यार स्पेसिफिक हीट की जो है वो वैल्यू क्या होती है, वाटर तो होती है 4200 जूल्स पर kg पर केल्विन। दोबारा देख लीजिए, 4200 जूल्स पर kg पर केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यार ये वैल्यू कब होती है, जब जूल्स पर kg पर केल्विन एग्जाम में आई थी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है। एक ऑप्शन था 4200 जूल्स पर kg पर केल्विन, एक था 4.2 जूल्स पर kg पर ग्राम पर केल्विन, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, 1000 कैलोरी पर kg पर केल्विन और इसका आंसर था ऑल ऑफ अबव। तो जनाब इसका आंसर ऑल ऑफ अबव है। क्यों, सवाल ये पैदा होता है। 4200 जूल्स पर kg पर ग्राम है तो ज़ाहिर है 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन हो जाएगा और 4.18 वैसे तो एक्यूरेट जूल्स कैलोरी के बराबर होते हैं, अप्रॉक्सीमेट जो कहा जाता है 4.2 जूल्स, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1 कैलोरी, यानी 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये भी क्या हो गई, स्पेसिफिक ऑफ वाटर। और अगर इसी को ग्राम की जगह दोबारा kg में कर देंगे तो हो जाएगी 1000 कैलोरी पर kg
पर कैलोरी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। अच्छा सवाल ए लेवल फिजिक्स से लिया गया। एन एयर कैन पैलेट्स मास एम एन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, ठीक है, हिट्स अ स्टील प्लेट एट स्पीड वी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट 50%, कितनी की बात हो रही है, 15% ऑफ द बेलेट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी इन द बेलेट। जो 50% काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई थर्मल एनर्जी में। व्हाट इज़ द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बेलेट। तो बड़ा टेक्निकल सवाल है कि भाई जो घन है मास एम, चलो स्पेसिफिक स्पीड वी है, हिट्स हो रहा है स्टील प्लेट से एट स्पीड, तो 50% जो बेलेट की काइनेटिक एनर्जी है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो थर्मल एनर्जी इन बेलेट पहले हम देख लेते हैं, इसको हम किससे जाहिर करेंगे, क्यू से। हाँ जी, ये क्या हो गई, हाफ हो गई ना। 50% का मतलब क्या होता है, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेलेट। काइनेटिक एनर्जी का आखिर फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब हाफ mv² को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 mv²। राइज इन टेम्परेचर ऑफ बेलेट, इसको कभी हम थीटा से भी जाहिर करते हैं, डेल टी से भी करते हैं। अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, Q = MC डेल टी या Q = MC थीटा। ए लेवल में यूजुअली थीटा, इंटर में हम डेल टी यूज़ करते हैं। तो थीटा या डेल टी चाहिए तो बड़ी आसान सी बात है, Q को किससे डिवाइड कर देंगे, MC से। MC उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देखो Q होगा 1/4 mv², MC m है, m कैंसिल, फाइनल आंसर v²/4c, v²/4c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी कि यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से देखो तो ऑप्शन नंबर बी। देखो बड़ी आसान एमसीक्यूज भी आती हैं और फिर भी लोग गलत कर देते हैं। 2 bodies are in thermal equilibrium which consider must apply. Their heat capacity are equal, their internal energy are equal, they have the same temperature. तो करेक्ट आंसर है सेम टेम्परेचर। याद रहे जब भी देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी तो क्या चीज़ सेम होगी, टेम्परेचर सेम होगी। बच्चों ए लेवल से लिया गया क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, बात हो रही है इन अ क्यूबिक मीटर में ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। कौन सी गैस, मोनोएटॉमिक गैस, वो भी आइडियल, एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री। एक बात होता है कि टेम्परेचर में 273 प्लस करेंगे तो टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा, एंड अ प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵ पास्कल। चूँकि बात इन्होंने पूछी है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मीटर क्यूब, तो पास्कल में ही रहने देंगे प्रेशर। क्योंकि देखो जब भी बात होती है आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इक्वेशन फॉर एन गैस मॉलिक्यूल, तो सबसे अच्छी है PV = NkT। अब यहाँ इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है जी। और नंबर ऑफ एटम पर क्यूबिक मीटर होते हैं n/v। तो यार ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये v है ना, इसको इधर ला के n से डिवाइड कर दो। अच्छा, जब v को मैंने n से डिवाइड किया तो ये k और t, एक मिनट, k और t, ठीक है, kd उधर चला जाएगा प्रेशर, क्योंकि kd पाठक नहीं है, ये kd। अब माय फेवरेट, प्रेशर 1 × 10⁻25, टेम्परेचर 300 केल्विन, और k क्या है भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻20। अब देखो वेट अ मिनट, कैलकुलेशन ट्रिक से होगी, डोंट वरी। पहली बात तो ये है कि भाई ये 2 0 हैं, ये पावर इसकी 23 कर देंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये -25 है यहाँ, ठीक है ना, तो ये 3 रह गई, ओके। अब आप बोलोगे सर -23 ऊपर जाके 26। देखो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जी हम ये काम कर लें, ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 10⁻26 लिख देता हूँ तो इससे डिवाइड भी तो करना है। तो 26 को मैं तोड़ लूँगा 10⁻25 और 10 में। बात समझ में आती है ना, ये -23 3 में प्लस होनी थी 26, तो 25 अलग कर लो, 10 अलग, क्योंकि 10 को मुझे इससे डिवाइड भी तो करना है। अब देखो एक अप्रॉक्सीमेशन भी हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ 1.4 होता, ठीक है, 1.4, तो 3 × 1.4 तकरीबन 4.2 हो जाए। 10 को 4.2 से डिवाइड करते हैं तो 2.4 के आसपास। लेकिन असल चीज़ क्या है कि 10 की पावर क्या आनी है, 25 आनी है। ज़रा ऑप्शन पे नज़र डालो, 1 × 10⁻22, नो, और ये भी नहीं हो सकता था, क्योंकि देखो अगर आप 26 लेते तो 1 को अगर हम डिवाइड करते थे तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली आंसर इज ये। वैसे बता दूँ जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती वो ये आती, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो हम तो इसके हिसाब से देख लेंगे कि भाई ये कौन सा है,
2 × 10⁻⁵ और एक्यूरेट निकालने भी नहीं होते, एग्जामिनर ऐसे पंगे नहीं तोड़ता, डोंट बॉदर अबाउट इट। बहुत ही धुआंधार MCQs ए लेवल की है ये, और दायरा MD का डी कैट में भी आई है। द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of hydrogen gas is the same as that of 1 kg of helium gas if ऑप्शन ए था द गैसेस हैव सेम इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी था द गैसेस रेडिएट एनर्जी एट द सेम रेट, ऑप्शन सी था द गैस मॉलिक्यूल हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ऑप्शन डी था द गैस मॉलिक्यूल हैव द सेम मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, यहाँ बात जो हो रही है वो हो रही है कि टेम्परेचर, ठीक है, सेम होने की, और दो डिफरेंट गैसेस हैं हाइड्रोजन हीलियम जिनका मास सेम है। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला होता है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जो कि बराबर किसकी होती है? 3/2 kT। मैथ्स का रूल है जब भी कांस्टेंट हटता है तो इक्वल टू की जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान आ जाता है, यानी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर की। अगर मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर दो सब्सटेंस की मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। अकल वाली बात। यहाँ के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? द गैस मॉलिक्यूल है सेम मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। असल में सवाल क्या था? पूछा ये था कि टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस इज द सेम हैज दैट ऑफ 1 kg ऑफ हीलियम गैस इफ। तो करेक्ट आंसर है द गैस मॉलिक्यूल है सेम मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक। तो जो बड़ी तगड़ी MCQs ये भी ए लेवल की है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन sealed container is V. The gas is heated until the pressure in the container is triple. Assuming that the volume of at container remain unchanged, the value of root mean square speed is now. तो देखो सिंपल एक ट्रिक याद रखो, ये फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, 3P, P से मुराद प्रेशर अपॉन ड्रॉप। तो 3 को फिलहाल हटा दो, जो कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो रॉ को भी हटा दो। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? प्रेशर के स्क्वायर रूट। तो जितने टाइम प्रेशर बढ़ेगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अभी प्रेशर की कितनी की बात हो रही है? ट्रिपल, यानी कि 3 टाइम बढ़ा, तो हम 3 का रूट ले लेंगे, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी रूट 3 टाइम, यानी कि बोले तो ऑप्शन सी इज ओवर। अब हम हीट के चैप्टर की डायमेंशंस की बात करें। वेल हर चीज़ के बिग 3 होते हैं, डायमेंशन के बिग 3 होते हैं, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का L, मास का M, टाइम का T। लेकिन बच्चों जो टेम्परेचर होती है इसकी डायमेंशन K से ज़ाहिर होती है। कुछ बुक्स में थीटा भी है लेकिन ओनली 1%, 99% K से ज़ाहिर होती है। अब देखो एनर्जी हो, हीट जिसको हम Q से ज़ाहिर करते हैं, और वर्डन। फिर सुन लो, एनर्जी दुनिया की कोई भी हो, Q यानी हीट और वर्डन, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, mL²T-2। ये तो आपको याद होनी चाहिए। किसकी भाई? एनर्जी, Q बोले तो हीट, WT यानी वर्डन, mL²T-2, क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल है। अब देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है वर्डन डिवाइड बाय हीट, तो दोनों की डायमेंशन सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। या देखो दो सेम क्वांटिटीज़ के रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसी तरह डायमेंशन भी नहीं होती। एमिसिटिविटी भी दो एनर्जीज का रेशो होता है तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। अब हम आते हैं Q = mc∆T के फार्मूले पे। C से मुराद क्या थी? स्पेसिफिक हीट। तो डेयर स्पेसिफिक हीट C एक तरफ रखो, M और ∆T को उधर डिवाइड कर लो। ∆T से मुराद ऑफ कोर्स होता है टेम्परेचर, जिसकी डायमेंशन K होती है। Q की डायमेंशन तो मैंने आपको शुरू में ही बताई, याद होनी चाहिए, बार बार इस्तेमाल हो रही है, mL²T-2। और M का मतलब है यानी कि M। अब बस फाइनल आंसर क्या होगा? ये MM मल्टीप्लाई हो जाएगा, mL² M² L²T-2 और K-1। याद रहे डायमेंशन में कोई चीज़ हम अपॉन में नहीं लिखते बल्कि उसको माइनस पावर में लिखते हैं, ठीक है, K ऊपर जाके -1 हो जाएगा। फिर एक होता है लेटेंट हीट। अब चाहे देखो फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन का होता है लिक्विड से गैस। कोई भी लेटेंट हीट हो, एनर्जी को डिवाइड किससे करना होता है? मास से। तो जी एनर्जी किसके बराबर है यहाँ पे? mL² T-2।
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू को जब एम से डिवाइड करोगे एम एम कट जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा। अब देखो एक धोखा, मीन फ्री पाथ बेसिकली क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है लैम्डा से। अब दुनिया का कोई भी डिस्टेंस हो, डायमेंशन हमेशा उसकी क्या होगी, एल होगी। देखो यार छोटी सी बात, एनर्जी कोई भी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, पोटेंशियल हो, एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होती है, नहीं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और दुनिया का कोई भी डिस्टेंस हो उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी, एल होगी। अब मेरे भाई बड़ी अहम बात, एंट्रोपी क्या होती है इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन एंट्रोपी की डायमेंशन होती है हीट अपॉन डेल्टी, डेल्टी यानी कि टेम्परेचर, जिसकी डायमेंशन के होती है। तो यार क्योंकि तो कितनी बार बार यूज़ हो रही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू को के से डिवाइड कर दें, के ऊपर चला जाए। अब आ जाए पी वी इक्वल टू एन आर टी, आर बता चुका हूँ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो देखो पहले तो आर को एक तरफ कर लो, ठीक है, पी वी इधर है एन अपॉन टी। अब देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन, हाँ जी, जितनी एनर्जी हेड या वर्डन की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स की डायमेंशन। अब देखो कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, जब भी फोर्स की बात होगी हमेशा डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। अब प्रेशर होता है वर्डन अपॉन एरिया, यानी कि इसकी डायमेंशन को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, एम एल टी माइनस टू, एरिया की डायमेंशन हमें अच्छी तरह पता है एल स्क्वायर होती है। यार सिंपल सी बात है ना, एरिया एल स्क्वायर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। अच्छा जी, एन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन भी एन ही होती है, ठीक है, एन ही होती है। और टेम्परेचर की ऑफ कोर्स क्या होती है। अब साफ दिख रहा है यार, ये एल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एम बचा, यहाँ से एल टी माइनस टू एन माइनस वन के माइनस वन, ये किसकी डायमेंशन आ गई, आर की। आर बोले तो यूनिवर्सल गैस एल स्क्वायर, जी बिल्कुल एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल और एल, बिल्कुल जी, गुड। तो फाइनल आंसर